अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 12A को ही कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 12A बेस करती है एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड सॉलिड्स कॉन्सेप्ट की वीडियो। इससे पहले हम काफ़ी डिटेल के अंदर देख चुके, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व भी किया कि सिमिलर फिगर्स की बेसिक डेफिनेशन क्या है, कब दो फिगर्स को हम सिमिलर कह सकते हैं। फिर एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स को पढ़ने से पहले आपको ये पता हो कि जब सिमिलर फिगर्स की हमने बात की, इससे पहले जो वीडियो चैप्टर नंबर 10 की हमने देखी थी, उसमें हमने कहा था कि उनकी जो साइड्स की रेशो होती है वो इक्वल होती है। उसी कॉन्सेप्ट को फर्दर आगे मूव करते हुए हमने एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला बनाया, और मैं यहाँ फॉर्मूला लिख भी देता हूँ। उस फॉर्मूला की बेस पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किए थे कि आपके पास दो जो फिगर्स हैं उनका एरिया की अगर रेशो ली जाए तो वो बेसिकली इक्वल होती है उनकी जो लेंथ है उनकी रेशो के, लेकिन उसके ऊपर क्या आ जाता है, स्क्वायर। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि अननोन को कैसे फाइंड करना है, कैसे फॉर्मूला को आप चेंज कर सकते हैं A1 को A2 के अंदर। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखी है फिर तो आगे कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा ईजी है, अगर नहीं तो आगे सजेस्ट के पहले आप वो देख लें, फिर आगे कंटिन्यू करता है कि आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट ना लगे। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन देखते हैं। आपके पास दो फिगर्स हैं, ए जो पार्ट है उसमें दो ट्रायंगल्स आपके सामने बनी हुई हैं। अब यहाँ पे कोई A1 A2 या L1 L2 की कोई कॉन्सेप्ट बताया नहीं गया, खुद से लिखा नहीं है। अब आपने अपने माइंड में खुद स्केच बनाना है कि इसको आप फर्स्ट फिगर कह रहे हैं, इसको सेकंड, या इसको फर्स्ट इसको सेकंड। कोई डिफरेंस नहीं आता है इससे क्वेश्चन के अंदर। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर मैं इसको अपना एरिया कहता हूँ A1, तो मेरे लिए ये जो ए सेंटीमीटर अननोन है ये मेरे लिए लेंथ 1 हो जाएगी। और इस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरा सेकंड एरिया है, दैट मीन जो 3 सेंटीमीटर है ये मेरे पास L2 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फार्मूला लिख लें अपने पास। इस फॉर्मूला को आपने क्या देखा था कि A2/A1, यानी आपकी जो दो एरियाज है अगर उनकी आप रेशो फाइंड करें तो दिस विल बी इक्वल टू A2 का मतलब सेकंड जो फिगर है उसकी लेंथ डिवाइडेड बाय फर्स्ट फिगर की लेंथ, और इसका आप क्या ले लेंगे, स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना कि आपने कैसे लेंथ को यहाँ पे अप्लाई करना है। अब जब आप ए पार्ट के सोल्यूशन पे आते हैं तो आपके लिए काम बहुत ज़्यादा ईजी है। जस्ट क्या लिखना है आपको, A2 आपके पास है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको यहाँ से ये रेज कर ले जो 6 सेंटीमीटर के ऊपर जो लाइन थी। अब A2 की जगह उसकी वैल्यू लिखें 6 डिवाइडेड बाई A1 आपके पास है 24 इज इक्वल टू L2 जो आपके पास सेकेंड लेंथ है वो है 3 डिवाइडेड बाय L1 जो है वो आपका है अननाउन A। इसका क्या ले लेना है आपने, स्क्वायर। अब देखिए किस चीज़ ने मुझे बताया कि आपकी लेंथ 3 है और यहाँ पे अननाउन, और ये जो सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर है, जो मैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में काफ़ी डिटेल में बात कर चुका कि आपका जब भी यूनिट आएगा ला, जैसे यहाँ मैंने लिखा नहीं है कि 6 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही स्टेप के अंदर कैंसिल आउट हो जाते हैं। लेकिन पता हो कि एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और जो सिंपल लेंथ होती है, जो सिंपल रेडियस होता है, वो हमेशा सिंगल यूनिट के अंदर आता है। अब यहाँ कटिंग हो सकती है, 6 1s are 6 4s are 24। नेक्स्ट अंदर क्या लिखना है आपने, 1/4 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर जब लेंगे तो सिंपली ए स्क्वायर आ जाएगा। अब ये भी हम पहले बात कर चुके क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कि जब आपका अननोन डिनोमिनेटर में आ जाए तो क्या करते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 4 जाके 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो जो ए स्क्वायर है आके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 4, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4s are 36। क्या ये आपका आंसर है? नहीं, आपसे अननोन पूछा गया था ए सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर। तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, या तो लिख लें इंग्लिश में ये स्टेटमेंट टेकिंग स्क्वायर रूट, या सिंपली आप क्या ले लें, स्क्वायर रूट। और ये आप बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशंस हैं, इससे पहले आप कर चुके हैं, आपको पता है कि स्क्वायर रूट का ऑपोजिट क्या होता है, स्क्वायर, और स्क्वायर का ऑपोजिट क्या होता है, स्क्वायर रूट। यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है आपस में ऑपोजिट, जैसे आप इक्वेशन में करते हैं कि ये नंबर यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई, बिल्कुल वही चीज़ है कि स्क्वायर का ऑपोजिट है स्क्वायर रूट। तो इसलिए इसको ख़त्म करने के लिए हम ये लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 36 जो है आपके पास आंसर दे देगा आपको 6। बेसिक कैलकुलेशन से फिर मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि अब जो आपके पास अननोन है वो आ जाएगा a इज इक्वल टू 6, क्योंकि आपने स्क्वायर ले लिया स्क्वायर रूट, और उसका यूनिट क्या था, सेंटीमीटर। तो ये आपका फर्स्ट अननोन ए पार्ट सॉल्व हो गया, जिसमें आपको लेंथ फाइंड करनी थी फर्स्ट फिगर की, वो आपने सॉल्व कर ली। अब यहीं से इस सोल्यूशन को रेज कर लेते हैं और देखते हैं जो आपके पास सेकंड पार्ट है उसमें किस चीज़ का सोल्यूशन आपसे पूछा गया है। इसको भी रेज कर लें, सोल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट। ये भी आप जो लेंथ आपने देख चुके। अब सेकंड फिगर के अंदर आते हुए अब आपके पास इस फिगर को अगर मैं A1 कह दूँ, इस एरिया को, तो ये आपके पास A2 हो जाएगा। जो एरिया लिखा हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में, ये आपकी लेंथ 1 होगी, और ये सेकेंड लेंथ यहाँ पर आपकी अननोन है। तो सोल्यूशन ऑफ बी पार्ट, अब यहाँ पे A2 की वैल्यू है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वही आप इसको डिवाइड करते हुए भी लिखेंगे 90 डिवाइडेड बाय A1 की वैल्यू है 10। दिस विल बी इक्वल टू L2 जो B अननोन है आपका, डिवाइडेड बाय L1 जो कि है 5। इसका क्या लेना है आपको, स्क्वायर।
अब 90 डिवाइडेड बाय 10 बहुत सिंपल है, 10 1s आर 10 9s आर 90, यानी यहाँ कटिंग होने के बाद सिंपल नंबर रह गया 9 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर लेंगे तो वेरिएबल है उसका स्क्वायर एज इट इज़, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, जिसके डिवीजन में कुछ ना हो 1, सिंपल। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 25 जाके 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 1 जाके बी स्क्वायर से हो, चाहे तो आपने ये स्टेप देखना है तब भी, अगर नहीं तो दूसरे तरीके से मल्टीप्लिकेशन ऐसे होती है कि जिस आपको वेरिएबल जो चाहिए उसके डिवीजन में 25 है वो जाके 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों तरीकों से मतलब एक ही है। 25 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अगेन आपके पास कैलकुलेटर आपको अलाउड है, 25 को 9 से मल्टीप्लाई कर लें, आंसर आ जाएगा 225। दिस विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर। क्या आपको बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, आपका अननोन तो सिंपली 20 सेंटीमीटर था, दैट मीन आपका स्क्वायर रूट लेना है अगेन यहाँ पे भी, तो 225 का स्क्वायर रूट और बी का स्क्वायर रूट ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 225 होता है 15 विच इज़ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये आपके पास जो सेकंड आपकी लेंथ थी बी वो आपके पास आंसर आ गया। ये भी आपने पार्ट सॉल्व कर लिया। अब ए और बी जो फिगर्स थी वो मैंने यहाँ सॉल्व कर दी, यहीं मैं इसको रेज करके सी और डी जो पार्ट है वो यहाँ पेस्ट करता हूँ, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। अब सी और डी पार्ट मैंने यहाँ वही पिक्चर पेस्ट कर दिया अगेन ताकि आपको नज़र भी आ सके, उसी को आपने सॉल्व करना है पिक्चर की फॉर्म में, ज़रा क्वेश्चन को समझना भी आसान हो जाता है। तो सोल्यूशन ऑफ सी पार्ट देखेंगे। अब आप सी पार्ट के अंदर आपको क्या सोल्यूशन पूछा गया है। अब यहाँ पे देखें ये आपका एरिया है क्योंकि मीटर स्क्वायर के अंदर है और ये भी एरिया है। इसको लेट सपोज मैं क्या लेता हूँ, ये A1 है तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा A2, इसकी लेंथ को हम L1 कह लेंगे और ये जो लेंथ हमारे पास है 2, ये C सेंटीमीटर, यहाँ पे देखें बाकी सब यूनिट मीटर के अंदर है तो ये सेंटीमीटर नहीं रीड करना बल्कि ये C अननोन है, इसीलिए साथ गैप दिया गया और साथ में लिखा गया मीटर, तो ये मीटर में लेंथ है जो आपने फाइंड करनी है L2। सोल्यूशन के अंदर आए A2 यानी जो सेकंड एरिया है सेकंड फिगर का वो है 240 डिवाइडेड बाय जो फर्स्ट फिगर है इसका एरिया है 15, तो एक ये लिख लें इज इक्वल टू आपके पास जो सेकंड लेंथ है वो है C जो वेरिएबल की फॉर्म में है और फर्स्ट जो लेंथ है ये है 5, इसका आपको लेना है स्क्वायर। 240 डिवाइडेड बाय 15 ये एज इट इज़ लिख लें। दिस विल बी इक्वल टू C वेरिएबल है इसका स्क्वायर C स्क्वायर रहेगा, 5 का स्क्वायर 25। अब ये 25 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, आपको C का चाहिए तो 25 वहाँ जाके डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें। 25 मल्टीप्लाई बाय 240 डिवाइडेड बाय 15 दिस विल गिव्स यू C स्क्वायर। कैलकुलेटर आपको अलाउड है, कैलकुलेटर आप यूज़ करें। 240 डिवाइडेड बाय 15 जो आंसर आए उसको मल्टीप्लाई बाय 25, दिस विल गिव यू 400 इज इक्वल टू C स्क्वायर। क्या आपको C स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, अगेन वही कि आपके पास स्क्वायर रूट यहाँ भी लेना है, यहाँ भी, यहाँ आपके पास ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 400 विल गिव यू 20, तो जो आपकी वैल्यू है वो 20 आ जाएगी और साथ में यूनिट क्या था इसके मीटर, तो 20 मीटर इज इक्वल टू C जो वेरिएबल है जो लेंथ है ये आपके पास C पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब इसको यहीं से इसको रेस कर लें और देखें जो D पार्ट है उसमें आपके पास अननोन क्या है, इसको भी यहाँ से रेस कर लें, इसको आप देख चुके। नेक्स्ट पार्ट D पार्ट में आ जाएं। अब ये आपके पास फर्स्ट फिगर का एरिया है बिकॉज सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर है, ये आपके पास A2 है, सेकंड जो फिगर है यानी लीफ उसका आपका देखें यहाँ पे आपके पास किस तरह फिगर चेंज हो रही है, पैरेललोग्राम, लीफ, ट्रायंगल, हर तरह की फिगर्स को आपने देखा है, यानी सिमिलर फिगर होना ज़रूरी है। वो फिगर कौन सी है मैटर नहीं करता, आपने ये फार्मूला सिर्फ अप्लाई करना है। यहाँ पे अगर ये A1 है तो ये आपकी फर्स्ट लेंथ हो जाएगी और यहाँ भी आपके पास L2 जो है सेकंड लेंथ अननोन है। अब फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करते हुए D पार्ट सॉल्व कर रहे हैं आप। A2 सेकंड लेंथ है आपके पास 12 डिवाइडेड बाय फर्स्ट लेंथ है आपके पास 27, यूनिट मैंने लिखा नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। L2 आपके पास अब यहाँ पे D अननोन है और L1 है 6, इसका आपको लेना है स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप 12 बाय 27 एज इट इज़, कटिंग करना चाहें सिंप्लीफिकेशन पॉइंट्स में वो सब आपके लिए ईजी है, जैसे भी आप लिखें आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता। D का स्क्वायर मीन्स वेरिएबल है, D स्क्वायर रहेगा, 6 का स्क्वायर 36। अब वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर 36 यहाँ पे हो रहा है, डिवाइड वाले की क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, दैट मीन 36 मल्टीप्लाई बाय 12 बाई 27, ये आप जब सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी D स्क्वायर की। कैलकुलेटर आपको अलाउड है, कैलकुलेटर आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल 12 डिवाइडेड बाय 27 जो पॉइंट्स में वैल्यू आएगी पहले बताया था मैंने आपको, इसको मल्टीप्लाई बाय 36 कर लें, आंसर आ गया 15.99, जिसको आप क्या करते हैं राउंड ऑफ लिख के 16, तो 16 इज इक्वल टू D स्क्वायर। क्या आपको D स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, नहीं, अगेन आपको क्या लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये लिख सकते हैं आप स्टेटमेंट, यस इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 3.99 विच विल गिव यू 4, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो है 4, और ये किस में आएगा क्योंकि सेंटीमीटर आपका यूनिट था, तो 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू D
ये आपका लास्ट पार्ट जो था इसका अननोन है जो आपने फाइंड करना था। यहाँ भी आपने लेंथ फाइंड की। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 4 पार्ट्स थे, ए बी सी डी, सब में आपको लेंथ फाइंड करनी थी। कभी वो सेकंड फिगर की लेंथ थी, कभी फर्स्ट फिगर की लेंथ थी। सेम फार्मूला अप्लाई हुआ, जस्ट स्क्वायर ओपन करना, जो डिवीजन की मल्टीप्लिकेशन में जाना, जो बेसिक इक्वेशंस के रूल हैं अगर आपको अप्लाई करना आते हैं, अगर उसमें कोई मिस्टेक नहीं है तो सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी है। असल बात इस कॉन्सेप्ट का पता होना है कि सिमिलर फिगर्स में हम रेशो क्यों लेते हैं और लेंथ पे स्क्वायर कैसे आता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Question number 5. The perimeters of two similar regular hexagons are 10 meter and 8 meter. Given that the area of larger hexagon is 200 meter square, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर हेक्सागोन। बहुत सिंपल क्वेश्चन के अंदर ये सारी वैल्यूज गिवन है आपको कि रेगुलर हेक्सागोन्स हैं। रेगुलर हेक्सागोन का मतलब होता है एज सिक्स साइडेड फिगर है आपके पास। हेक्सागोन कहते ही ऐसे फिगर उसमें 6 साइड्स हो, और रेगुलर का वर्ड लगा हुआ है, दैट मीन सारी साइड्स की लेंथ क्या है, इक्वल। तो जस्ट आपको लेंथ भी आपको गिवन है दोनों की, और एक की लेंथ 10 मीटर है, एक की 8। तो दैट मीन इसका सेंस क्या बनी कि एक हेक्सागोन जो होगा वो साइज में छोटा होगा, दूसरा हेक्सागोन बड़ा होगा। दैट मीन हम सिमिलर फिगर का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब एरिया ऑफ लार्जर हेक्सागोन आपको पता है, आपको स्मॉलर फाइंड करनी है। मैंने शुरू में कॉन्सेप्ट की बात की थी। आसान होता है अगर आप अननोन को जो है ना वो न्यूमरेटर बना लें। दैट मीन्स अगर मैं लिखते हुए लिखूं, अतः इससे कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी है मल्टीप्लिकेशन में और आपकी डिवीजन में। तो एरिया ऑफ स्मॉलर हेक्सागोन जो मुझे फाइंड करना है, जैसे हम A1 या A2 वाली बात करते हैं बिल्कुल वैसे ही, लेकिन यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट है, प्रॉपर लिखना है हमने। तो एरिया ऑफ लार्जर हेक्सागोन से डिवाइड किया जाए, इसकी रेशो ली जाए, तो स्मॉलर हेक्सागोन की लेंथ क्या है 8 डिवाइडेड बाय लार्जर हेक्सागोन की लेंथ कितनी है पेरीमीटर, इसका स्क्वायर लेना है हमने, मतलब A1 बाई A2 L1 बाई L2 का स्क्वायर। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे एरिया ऑफ स्मॉलर हेक्सागोन ये आपके पास अननोन है, इसको ऐसे ही लिखें, एरिया ऑफ स्मॉलर हेक्सागोन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ लार्जर हेक्सागोन आपको गिवन है 200 मीटर स्क्वायर। यूनिट में नहीं लिख रहा बिकॉज पता है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100। अब ये 200 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ से क्या हो जाएगा डिवाइड। तो एक ही स्टेप में लिख लें, एरिया ऑफ स्मॉलर हेक्सागोन विल बी इक्वल टू 64 बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 200। कैलकुलेटर आपको अलाउड है। 64 बाई 100 को पहले डिवाइड करें, आपके पास डेसिमल में आंसर आ जाएगा। अब जब इसको मल्टीप्लाई बाय 200 करेंगे तो एरिया आ जाएगा दैट इज़ 128। और अगर ये मीटर स्क्वायर में था, सारी लेंथ मीटर में, तो एरिया भी किस में आएगा मीटर स्क्वायर के अंदर। सो ये एरिया आपका आ गया। सिंपल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, जस्ट क्वेश्चन को समझते हुए। उसी A1 A2 की फॉर्म है, लेकिन इस दफ़ा स्टेटमेंट है, वर्ड प्रॉब्लम है। उसी कॉन्सेप्ट को लेके हम चले, हमने हमारे पास अननोन सॉल्व करना आसान हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Question number 6. In the figure, triangle CAE is an enlargement of triangle CBD with a scale factor of 4/3. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है जो आपके सामने जो फिगर बनी हुई है, इसमें जो ट्रायंगल CAE है, ये CAE जो बड़ी ट्रायंगल बन रही है आपके सामने, ये इनलार्जमेंट है। ये इसको बड़ा किया गया है, किस ट्रायंगल को, CBD को। और किस तरह बड़ा किया है, बाय द स्केल फैक्टर ऑफ 4/3। ये 4/3 बेसिकली रेशो है, यानी खुद ही हमें अब यहाँ पे L1 L2 वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करना हमें, मतलब L1 और L2 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट तो ऑब्वियसली वही होगा, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज उसने खुद ही बता दिया कि जो स्मॉल आपकी फिगर है, अगर इसकी साइड 3 है तो ये साइड कितनी होगी 4। यानी उसके खुद ही उसने वो इनलार्जमेंट बता दी कि किस स्केल से हम इनलार्ज कर रहे हैं साइड्स को। तो ये वो रेशो है जो हमें गिवन है 4/3। 3 बीइंग स्मॉलर मतलब जो लेंथ है, और 4 बीइंग द बिगर लेंथ। ये उसने खुद ही हमें रेशो बता दी। अब कहता है गिवन दैट द एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल CBD, इसका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर इसका एरिया है, फाइंड द एरिया ऑफ ABDE। ये जो आपके पास पोर्शन है इसकी आप एरिया फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक ऐसा था जिसमें हमने 2 ट्रायंगल पहले बनाई, उन्हें कंपेयर किया। यहाँ भी हम वही कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये आपके पास एक स्मॉल ट्रायंगल है, बिल्कुल सिमिलरली आपके पास एक इनलार्जमेंट हुई हुई है उसकी, और एक बड़ी ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का नाम है BD और C, जिसमें आपको एरिया दिया गया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर यही ट्रायंगल इनलार्ज होती है CAE के अंदर, बड़ी ट्रायंगल के अंदर। इसका हमें एरिया नहीं पता। अब अगर इसका एरिया पता चल जाए, तो अगर इस बड़ी ट्रायंगल में से स्मॉलर ट्रायंगल को करेंगे माइनस, तो कौन सा एरिया बचेगा जो हमारे लिए अननोन था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन में आते हुए आप क्या लिखेंगे कि आपको एरिया फाइंड करना ना इस बड़ी ट्रायंगल का, तो इसको अननोन बना लें। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका नाम बनता है ACE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ
स्मॉलर ट्राइंगल जिसकी हमने इन्लार्जमेंट किया, क्या नाम बनता है इसका, BCD। इन दोनों की लेंथ की रेशो क्या थी, किस तरह इन्लार्जमेंट हुई है, 4:3, यानी बड़ी साइड है, ये बड़ी ट्राइंगल है, देखें ACE, तो उसकी लेंथ भी ऊपर आएगी, डिवाइड बाय, ये छोटी ट्राइंगल है तो इसकी लेंथ छोटी होगी 3, तो ये डिवाइड में आएगा। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि 4/3 ही क्यों लिखा है, 3/4 क्यों नहीं किया। यानी अगर आपने यहाँ पर ट्राइंगल का नाम ऊपर नीचे कर दिया तो फिर आपको ये भी चेंज करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब आपको एरिया किसका फाइंड करना है, बिगर ट्राइंगल जो है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACE इससे डिवाइड कर दें, जो सेकंड एरिया है कितना है वो 9, उसकी वैल्यू लिखें, इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। दैट मीन्स जो आपका एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACE, दिस विल बी इक्वल टू 16/9 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 जो है वो 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 16, यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अब आपके पास ये जो आपने इसमें क्वेश्चन मार्क था, अब ये क्वेश्चन मार्क नहीं रहा, बल्कि आपके पास इसका एरिया आ चुका है बिगर ट्राइंगल का भी। लेकिन हमसे तो इसका एरिया नहीं पूछा था, हमसे तो पूछा था खाली इस जगह का एरिया बताएं, A से लेके E, E से लेके D, D से लेके B और B से लेके A। ये जो क्वाड्रिलेटरल बनता है इसका एरिया क्या होगा। तो बड़ी ट्राइंगल में से अगर स्मॉल ट्राइंगल करें माइनस, तो सिंपली एरिया आ जाएगा। आपने इससे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। दैट मीन्स एरिया ऑफ ABDE जो अननोन है, ये कैसे आएगा कि आप बड़ी ट्राइंगल में से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 9 सेंटीमीटर स्क्वायर को माइनस कर दें, तो 16 माइनस 9 कितना होता है 7, तो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर है। ये आपको फाइंड करना था, ये आपका वो एरिया है ABDE, इस जगह का ये जो आपके पास स्पेस है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को समझना, वर्ड प्रॉब्लम को समझना और फिर उसको अप्लाई करना। कॉन्सेप्ट तो वही है ना, देखें A2/A1 L2/L1 का स्क्वायर, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि पूछा क्या गया है हमसे, बताइए क्या बात की है। और यही हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखा था कि आपके पास एरिया ऑफ लैंड होता है, उसमें से अगर आप कहीं घर बना रहे हैं, जो बाकी लॉन है, ये हम अप्लाई करते हैं रियल लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। Question number 7. In a scale drawing of a house, the width 150 centimeter of a door is represented by a line 30 millimeter long. फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात को समझनी है कि जो मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो वर्ड प्रॉब्लम का जो सेंस है वो क्या है, कि हम एक मैप बना, जैसे नक्शा बनाना कहते हैं, हम जब नक्शा घर का बनाते हैं, उस ड्राइंग के अंदर जो स्केल हमने यूज़ किया कि अगर एक 150 सेंटीमीटर की विड्थ की जो लाइन थी उसको हमने रिप्रेजेंट किया, यानी एक्चुअल में जो 150 सेंटीमीटर की लाइन बनती है उसको, क्योंकि अब ड्राइंग करते हुए तो बहुत स्मॉल जगह होती है, लैंड तो आपके पास मे बी 10 मरला है आप जिस पे आप घर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन एक पेज होगा जिस पे आप ड्राइंग करेंगे, तो पेज पे आपको वो लाइन तो नहीं ड्रॉ कर सकते, तो उसके लिए आप स्केल यूज़ करते हैं कि जो एक्चुअल 150 सेंटीमीटर की लेंथ थी, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि एक्चुअल जो आपके पास लेंथ है वो है 150 सेंटीमीटर, उसको रिप्रेजेंट किससे किया गया, एक लाइन से, यानी उसकी रिप्रेजेंटेशन है मैप के ऊपर जिसको हम ड्राइंग कह रहे हैं। तो ड्राइंग में वही लाइन जो है वो शो हो रही है 30 मिलीमीटर के साथ। एक बात फिर कहता है फाइंड द एक्चुअल लैंड एरिया, यानी आपके पास वो जो एक्चुअल एरिया है वो क्या होगा, जो आप जिस ज़मीन पे आपने घर बनाना है, अगर वो जो मतलब घर ऑक्यूपाई करेगा उसका एरिया, इफ़ द करस्पॉन्डिंग एरिया ऑन द प्लान इज 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर जो ड्राइंग आपने बनाई है उस पे जो एरिया आता है वो आता है बेसिकली 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहीं एक और बात, फाइंड द एक्चुअल लैंड एरिया इन स्क्वायर मीटर्स, यानी मीटर के स्क्वायर में, एम स्क्वायर में फाइंड करना है। अब यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको जो एक्चुअल लेंथ थी वो तो सेंटीमीटर में थी, जो आपके पास ड्राइंग की जो लाइन है वो आपके पास मिलीमीटर में है, यहाँ जो एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है, और जो एरिया आपसे पूछा गया है वो बिल्कुल ही अलग करके मीटर स्क्वायर में पूछा गया है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कन्वर्जन करना। तो सोल्यूशन के अंदर आके फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखें कि जो एक्चुअल लाइन है आपके पास वो क्या है, एक्चुअल लाइन, इसको हम लेंथ कहते हैं, ठीक है। इस एक्चुअल लेंथ को आप L2 कह लें अपनी आसानी के लिए। ये L2 जो है ये आपके पास गिवन थी 150 सेंटीमीटर। 150 को अगर हमने चेंज करना हो, और 150 मतलब आपके पास लाइन है ना, इसको चेंज करना है आपने सेंटीमीटर से मीटर में, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो ये आपके पास मीटर में आंसर आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ साथ लिख भी लें, ये तो एक्चुअल लाइन हो गई। फिर आपके पास जो ड्राइंग की लाइन है, ड्राइंग लाइन, ये मैप की इसकी ड्राइंग की बात कर रहा हूँ, इसकी लाइन को आप L1 कह लें, और ये 30 मिलीमीटर है। तो 30 को अब देखें 1 मीटर में, ये साइड पे अपने पास नोट डाउन कर लें कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और उसी तरह 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1
1000 मिलीमीटर होते हैं। तो जब भी आप मूव करते हैं फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर यूनिट तो हमेशा क्या होती है डिवीजन, ये 100 आगे डिवाइड हो जाएगा, ये 1000 आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो वही बड़ा सिंपल, ये कैलकुलेशन तो आपने पहले सीखी हुई हैं। इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर किस में चला जाएगा मीटर में। अब ये भी जब कैलकुलेटर से हम करेंगे डिवीजन हो जाएगी। लास्ट में एरिया रह गया, एरिया ऑन ड्राइंग। अब अगर ड्राइंग की लेंथ को मैंने L1 का है तो मुझे एरिया को क्या करना पड़ेगा A1 बिल्कुल। और यहाँ पे आपका जो एरिया था ये था 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर में था ना, 2 टाइम, यानी स्क्वायर का मतलब होता है 2 दफ़ा। तो इसको जब मीटर में करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, और इसके ऊपर अगर स्क्वायर डाल दूँ तो 2 दफ़ा लिखना पड़ेगा। मतलब 1 मीटर स्क्वायर को अगर आपको कन्वर्ट करना हो ना तो 100 की बजाय आपको 2 जीरो की बजाय 4 जीरो लगाने पड़ते हैं और साथ लिखना पड़ता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये याद रखनी है कन्वर्जन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब 3250 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 1 के साथ 4 जीरोस तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। अब ये सारी वैल्यूज़ जो है पहले फाइंड करते हैं कैलकुलेटर के थ्रू, इनको अपने पास यहाँ नोट डाउन करते हैं। यानी 150 डिवाइडेड बाई 100, ये आपके पास आ जाएगा 1.5 मीटर। ये आपके पास एक्चुअल लाइन आ गई। ओके, बिल्कुल उसी तरह अब आपके पास 30 है, इसको डिवाइड करें 1000 के साथ, ये आपके पास आ जाएगा 0.03, ये भी मीटर में आ गया। अब लास्ट में आपका जो एरिया था 3250 को डिवाइड करें 1 के साथ 4 जीरोस, अब आपका आंसर आ जाएगा 0.325 मीटर स्क्वायर। अब आपके पास सारे यूनिट्स जो हो चुके हैं वो सेम। अब आपका कॉन्सेप्ट बहुत आसान हो गया। जब यूनिट सेम हो गए, यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लें कि मैं इसी चीज़ को आगे सॉल्व करते हुए कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लें। इस लाइन का मतलब है कि जो नेक्स्ट जितने भी स्टेप्स हैं वो आगे लिखे जाएंगे। अब फार्मूला क्या होता है आपके पास कि A2 बाई A1, A2 आप एरिया फाइंड कर रहे हैं एक्चुअल लैंड का, डिवाइडेड बाई A1 इज इक्वल टू L2 बाई L1 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप के अंदर A2 जो आपके पास अननोन है उसको एज इट इज़ लिखा रहने दें, डिवाइड बाय A1 यानी जो ड्राइंग पे एरिया बनता है वो बनता है 0.325। दिस विल बी इक्वल टू L2 जो सेकंड लेंथ है आपके पास वो है 1.5 डिवाइड बाय ये जो लेंथ है 0.03, उसका क्या लेना है आपको स्क्वायर। कैलकुलेटर अगेन आपको अलाउड है, यहाँ पे आप इसको दोबारा प्लेस कर लें बिकॉज अब ये साइड तो पूरी देख चुके हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल 1.5 का स्क्वायर लें, दैट विल बी इक्वल टू 2.25 डिवाइडेड बाय, अब आप जो आपके पास 0.03 है इसका भी स्क्वायर ले लें, ये आ जाएगा 0.30, साथ में आ जाएगा 9। अब A2 फाइंड करना ना आपको एरिया, ये 0.325 क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, वहाँ से क्या हो जाएगा डिवाइड। तो मैं लिखूँगा A2 इज इक्वल टू 2.25 जो लाइन थी डिवाइडेड बाय 0.309 मल्टीप्लाई बाय ये जो एरिया है 0.325। अब इसको आप सिंप्लीफाइड करें, 2.25 डिवाइडेड बाय 0.003 टाइम्स साथ में 9, जो आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई कर दें 0.325। तो जो एक्चुअल आपके पास जो आपका एरिया बनता है, जो आपका लैंड है जिस पे आपने वो पिक्चर जिसकी बनाई हुई है वो है 812.5। और ये मैं अपने पास यहाँ ऊपर कहीं लिख के आपको दिखा रहा हूँ बिकॉज स्पेस मैंने सारी इसलिए छोड़ी थी कि आपको एंड पे पूरा क्वेश्चन दफ़ा रिवाइज भी करवा दूंगा। तो A2 यानी एक्चुअल जो लैंड है उसका एरिया है, या इसको A2 के बजाय आप प्रॉपर वही लिखें जो आपसे पूछा गया था, एक्चुअल लैंड एरिया इज इक्वल टू 812.5 और उसने कहा था स्क्वायर मीटर और उसी में हमने उसको आंसर किया। तो यहाँ आंसर मैंने यहाँ लिखा है, बाकी सोल्यूशन आपके सामने है। अगेन सुन लें, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यही पेपर्स में आते हैं बिकॉज इसमें कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो रहा है, इसी में आपको कन्वर्जन भी करनी है, सारी बात यहाँ अप्लाई हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यूनिट्स को देख रहे हैं, आपको आइडिया हुआ कि स्क्वायर मीटर में मुझसे पूछा गया है और बाकी यूनिट्स डिफरेंट हैं, तो आपने कन्वर्जन की, वो कैसे करते हो मैंने साथ बता दिया। उसके बाद फार्मूला अप्लाई करके आपने अननोन जो एरिया था लैंड, जो एक्चुअल लैंड है उसका एरिया आपने फाइंड कर लिया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। Question number 8. In the figure, HG is parallel to QR, GF is parallel to PQ and QF ratio FR is equal to P ratio। कहते हैं जो फिगर आपके सामने ड्रॉ हुई है इसमें HG जो साइड है ये पैरेलल है इस लाइन QR के, QR मतलब ये पूरी लाइन जो है, तो ये एरो बना हुआ है ये इसके पैरेलल है। सिमिलरली कहता है ये जो आपकी GF की लाइन है, मतलब ये जो आपकी लाइन बनती है ये पैरेलल है इसके, तो ये एक तरह से आपका रोम्बस बन जाता है कि जिसमें आपकी ये साइड इसके पैरेलल है, पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं, रोम्बस भी कह सकते हैं, लेकिन जो फिगर ड्रॉ हो रही है वो
रोम्बस की एक शेप दे रही है। अब आपसे ये कहा जा रहा है, मतलब इक्वल यहाँ पे ये कहा जा रहा है ना कि एच जी जो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है, ये बेसिकली क्यू से लेके एफ तक की लेंथ के इक्वल है। ये ज़रा इंपॉर्टेंट है बात बताना है यहाँ पे, तभी इसको यहाँ से मेंशन भी किया गया। फाइंड द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एच जी, ये जो स्मॉल सी ट्राइंगल है इसके एरिया की रेशो निकालें ट्राइंगल पी क्यू आर जो बड़ी ट्राइंगल बनती है इसके साथ इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। अब यहाँ पे आपको साइड्स तो पता नहीं है, लेकिन ये आपको पता है कि यहाँ बेसिकली दो तरह की ट्राइंगल्स बनी हुई हैं। एक ये स्मॉल सी ट्राइंगल है, यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर ये है पी एच जी छोटी सी ट्राइंगल। बिल्कुल सिमिलरली एक बड़ी ट्राइंगल बनाई जा रही है पी क्यू आर के नाम से, ठीक है। पहले यहाँ पे ज़रा वो एक स्केच सा बना दे ताकि आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। ये P है, ये H है और ये G है। सिमिलरली ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट R है। अब ये तो दो ट्रायंगल तो हो गई। इसको अगर मैं मतलब स्मॉल ट्रायंगल को चले हम उसी एरिया ऑफ ट्रायंगल में लिख देंगे, A1 A2 की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनकी लेंथ क्या लेंगे हम। अब HG जो है ये QF के इक्वल है, और यहाँ बताया गया कि QF जो है यानी QF जो लेंथ बनती है यहाँ से यहाँ तक, इसकी अगर रेशो ली जाए F से लेके R तक तो इस वैल्यू को P कहा जा रहा है, इसको Q कहा जा रहा है, ठीक है। तो अब अगर ये P है साइड QF, तो इसका मतलब है ये जो एच जी साइड भी होगी, बिकॉज ये और ये साइड इक्वल है ना आपस में, इसलिए तो रोमस बनाया गया। तो ये P है तो ऑटोमेटिकली ये साइड भी क्या हो जाएगी P। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट को समझना कि रेशो हमें क्यों दी गई थी, ये उसकी इनलार्जमेंट बताई जा रही है हमें। तो एच जी ये जो साइड है इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, इसको मैं नोट डाउन कर लूँ कि ये हमारे पास जो साइड है ये बेसिकली इसकी लेंथ है P। तो क्यू आर जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी साइड कितने के इक्वल होगी, इतना एरिया P है और इतना एरिया Q है, तो ये पूरी साइड इक्वल हो जाएगी P प्लस Q के। अब मुझे ना P की पता है वैल्यू कितनी है, ना मुझे पता है Q की वैल्यू कितनी है, और ना वो मुझसे पूछ रहा है। मुझे उसने जो रेशो पूछी है वो इसी टर्म्स में पूछी है P और Q की फॉर्म में। मतलब मुझे इनकी वैल्यू निकालनी भी नहीं है, इन वेरिएबल्स की फॉर्म में ही आंसर चाहिए। तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट वो ज़रा कन्फ्यूजिंग इसलिए लगता है शुरू में कि आपको वैल्यूज़ नहीं पता, आपको गिवन कोई ऐसी लेंथ बताई नहीं गई, लेकिन जब आप ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं या इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं अब क्वेश्चन बहुत आसान है। अब किसका एरिया, मतलब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एच जी इस तरह लिखें, जो आपने रेशो उसने आपसे पूछी है वैसे ही लिखें उसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एच जी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, और ये इक्वल होगा पी एच जी में। अब कौन सी साइड पता है हमें, एच जी, तो अब पी एच जी स्मॉल ट्राइंगल है इसीलिए उसकी साइड ऊपर लिखी जाएगी, डिवाइड बाय पी क्यू आर में ये जो इस साइड के कोरस्पॉन्डिंग ये वाली साइड हमें पता है तो इसको लिख लें, इस साइड का नाम बनता है क्यू आर, और दोनों का क्या ले लेंगे हम, स्क्वायर। अब एच जी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे इस रेशो को ही फाइंड करना है, इसलिए मैं अगेन बार बार लिख नहीं रहा, ये वही लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एच जी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, बिकॉज रेशो चल रही है। एच जी की वैल्यू है P डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू है P प्लस Q जो पूरी लेंथ है, हमें पता नहीं है कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, इसका स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर ओपन कर लें, P का स्क्वायर एग्जैक्ट P का स्क्वायर रहेगा, P प्लस Q का स्क्वायर, और ये आपके पास वो रेशो आ गई जो आपको फाइंड करनी थी। एक तरीका ये भी है कि इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करके P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ की फॉर्म में लिखें, लेकिन क्योंकि हमसे उसने मांगा नहीं है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक ये भी आंसर लिखा जा सकता है, यहीं तक इसका आंसर को कंप्लीट समझा जाएगा कि यहाँ पे आपने लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एच डी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू दिस। दूसरी तरीका ये है कि आप इसको लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एच जी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, और ये रेशो इक्वल होगी, ऊपर तो आ जाएगा P स्क्वायर, सेकंड में आइडेंटिटी बनती है ना, इसको ओपन कर सकते हैं हम, लिख सकते हैं P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ। तो ये भी उसी फॉर्म में है, P और Q की फॉर्म में रेशो है। तो चाहे आप ये आंसर लिखें चाहे ये आंसर लिखें, दोनों आंसर सेम माने जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट का पता हो कि हम रेशो को इस फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज हमसे इसी तरह से ये पूछा गया था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। Question number 9. Two solid cones are geometrically similar and the height of one cone is 1.5 times that of the other. दो बातें शुरू में उसने कह दी, एक तो दो सॉलिड कॉन्स जो हैं वो ज्योमेट्रिकली सिमिलर है, पहली बात कि खुद ही उसने बता दिया कि वो सिमिलर हैं। फिर हाइट ऑफ वन कॉन इज 1.5 टाइम्स दैट ऑफ द अदर, कि एक जो कॉन है उसकी हाइट दूसरी वाली से 1.5 टाइम्स ज़्यादा है। तो दैट मीन
दूसरी बात यहीं पे क्लियर हो गई कि एक कौन जो है वो उसका ज़रा एरिया ज़्यादा होगा, मतलब वो बड़ी कौन है, और एक स्मॉल सी कौन है। आगे खुद ही बात लिखते हुए कहता है गिवन दैट द हाइट ऑफ द स्मॉलर कौन, वही बात जो शुरू में उसने कही वो बात में समझा भी दी कि एक स्मॉलर कौन है उसकी हाइट में बता रहा हूँ आपको कि वो 12 सेंटीमीटर है एंड इट्स सरफेस एरिया इज़ 124 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो वो स्मॉलर कौन है उसकी हमें हाइट भी पता है, उसका सरफेस एरिया भी पता है। हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड पार्ट 1 दी हाइट, पार्ट 2 दी सरफेस एरिया। किसका, किसकी हाइट, किसका, बिकॉज द लार्जर। अगर हमें स्मॉलर कौन की दोनों चीज़ें पता है तो हमें लार्जर कौन की दोनों चीज़ें फाइंड क्या हम कर सकते हैं। अब यहाँ तो वैसे को तो क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास जो फार्मूला था उसमें 4 अननोन थे, A2 A1 L2 L1, एक हम फाइंड कर सकते हैं, यहाँ 2 पूछे गए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह, यहाँ पे हमें एक अलग से इन्फॉर्मेशन भी दी गई है कि जो बड़ी कौन है उसकी हाइट 1.5 टाइम्स है। तो सोल्यूशन ऑफ पार्ट 1 जब करेंगे तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ लार्जर कॉन इज इक्वल टू, लार्जर कॉन की हाइट क्या है 1.5 टाइम्स किसके, स्मॉलर कॉन के ना, दैट ऑफ द अदर, कि जो दूसरी कॉन थी उसके 1.5 टाइम्स है। तो वो कितनी है 12 सेंटीमीटर। 1.5 को 12 से मल्टीप्लाई कर लें, कैलकुलेटर आपको अलाउड है, इसको यहीं प्लेस करें बिकॉज इससे आगे भी आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 12 विल गिव यू 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 18 सेंटीमीटर, ये आपके पास हाइट आ गई जो आपको फाइंड करनी थी। 18 सेंटीमीटर हाइट ऑफ लार्जर कॉन। फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट इसी का सोल्यूशन है। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हुए फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर कॉन। अब जब सरफेस एरिया फाइंड करना है तो फार्मूला क्या कहता है, एरिया ऑफ, सरफेस एरिया के बजाय मैं सिंपल एरिया लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ लार्जर कॉन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्मॉलर कॉन इज इक्वल टू। अब आपके पास एरिया ऑफ लार्जर कॉन डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्मॉलर कॉन किसके इक्वल होता था, लेंथ L2 बाय L1, जो कि यहाँ पे हाइट है। शुरू में मैंने बताया था कॉन्सेप्ट के अंदर लेंथ, हाइट, रेडियस इन सबको एक ही माना जाएगा। तो यहाँ पे लार्जर जो कॉन है उसकी हाइट कितनी आई, अभी आपने लिखी 18, डिवाइडेड बाय जो स्मॉलर कॉन है उसकी हाइट है 12, और L2 बाय L1 का क्या लेते थे हम, स्क्वायर। तो यहाँ पे भी यही करना है, 18 का स्क्वायर ले लें फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो आ जाएगा 324, डिवाइडेड बाय 12 का स्क्वायर होता है 144, ये स्क्वायर ले लिया आपने। अब यहाँ पे फाइंड किसको करना है आपने, एरिया ऑफ लार्जर कॉन, तो वो लिख लें एरिया ऑफ लार्जर कॉन इज इक्वल टू, अब यहाँ इसकी डिवीजन में था एरिया ऑफ स्मॉलर कॉन, ये डिवीजन से जब जाएगा वहाँ तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो दैट मीन जो यहाँ वैल्यू आई हुई है 324 डिवाइड बाय 144, इससे आके मल्टीप्लाई हुआ एरिया ऑफ स्मॉलर कॉन जो कि मुझे गिवन था 124 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये बहुत बार आप लिख चुके हैं, पहले यहाँ इसको डिवाइड में लिखे फिर वहाँ जाके मल्टीप्लाई करें, मैंने एक ही स्टेप में लिख दिया है। आप चाहें तो इसको अलग लिख सकते हैं, 324 ऑलरेडी लिखा हुआ है 144, जो आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई करें 124 से तो ये आ जाएगा 279 और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या है, एरिया ऑफ लार्जर कॉन जो आपसे पूछा गया था। सिंपल है, सिर्फ कॉन्सेप्ट का पढ़ना, कॉन्सेप्ट का पता होना, ये जो 1.5 टाइम्स जो बेसिक मैथ्स की चीज़ें बीच में लिखी हुई हैं क्वेश्चन के अंदर, वो अगर आपको समझ आ जाए तो क्वेश्चन सॉल्व करना डिफिकल्ट नहीं रहता। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट होता है। यहाँ मैं वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो और आप आराम से क्वेश्चन को समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक यहाँ तक सॉल्व कर लिए हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिनका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको किस क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ आपसे पूछी गई है। याद रखें, हमेशा क्वेश्चन के अंदर ही ऐसी ट्रिक होती है जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन को निकाल के उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, जब वो कॉन्सेप्ट चल रहा होता है उसी की बेस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एक रह चुका है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड कर दूंगा। एक तो ये कि वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें आपको एक नई चीज़ सीखनी है, तो ऐसा वो क्वेश्चन लेंथी भी है, इसलिए उसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। थोड़ा डिफरेंट उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इसी क्वेश्चन के अंदर, उसको फिर आप सॉल्व करेंगे और वो भी बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि आपको एक नई चीज़ सीखनी पड़ेगी जिसके थ्रू आप सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं, इसलिए उसकी वीडियो मैं अलग बना दूंगा। यहाँ तक जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो, कॉन्सेप्ट आपने पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।